करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मुआशी हवाले से, आईनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो PDM की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार है। इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ खड़े हों। हमने आज जो तमाम हमारी जो PTI की साबिका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। ये जो मुश्किल वक्त आया है, हमारे जो बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो कि इसमें अभी जेलों में गए हैं, जो कि शायद बराह रास्त उस तरह से इस मामलात से जुड़े हुए नहीं थे। उन लोगों को जेलों से निकालना, कारकुनों को जेलों से बाहर लाना, ये हम समझते हैं हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी और अहम सियासी पेशरफ जो कि सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन की जानिब से पिछले कई दिनों से छापे भी मारे जा रहे थे, मगर आज बिलाखिर पुलिस को कामयाबी मिली और उन्हें ज़हूर पैलेस लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। परवेज़ इलाही को करप्शन केसेस में अबूरी जमानत खारिज होने पर हिरासत में लिया गया। 9 मई के वाक़यात के बाद नाज़रीन तहरीक इंसाफ ख़ज़ां के पत्तों की तरह बिखर गई, तकसीम दर तकसीम हो रही है, कई धड़े बन चुके हैं। मगर गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी अहम तब्दीली देखने में आई। PTI छोड़ने वाले और सियासी ब्रेक लेने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की अचानक सियासी एंट्री होती है। वो अडियाला जेल पहुँचते हैं, शाह महमूद कुरैशी से उनकी मुलाकात होती है और उन्हें PTI छोड़ने पर आमादा करने की उन्होंने कोशिश की। मीडिया से बात की फवाद चौधरी ने, उन्होंने ये दावा किया कि PTI के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं के दरमियान राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। हुकूमत के खिलाफ खुला मैदान नहीं छोड़ सकते, ऑपोजिशन भरपूर पोजीशन में सामने आएगी। ताहम बाद में असद कैसर समेत PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने फवाद चौधरी से राब्तों की तरदीद कर दी है। अगर पंजाब की बात करें नाज़रीन, तो पंजाब का महाज गर्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में PTI को हिलाकर रख दिया है। PTI के बागियों ने पीपल्स पार्टी का दरवाज़ा खटखटा दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 2 दिन से लाहौर में मौजूद हैं। अहम शख्सियात की तरफ से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया जा रहा है। जहांगीर तरीन के जहाज़ की भी ऊंची उड़ाना नाज़रीन, वो 2 दिन में 20 से ज़ायद रहनुमाओं से मुलाकातें कर चुके हैं। PMLQ भी किसी से पीछे नहीं है। आज़ाद कश्मीर के साबिक प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास ने अपने साथियों समेत काफ लीग के साथ चलने का फैसला किया है, मगर मौजूदा सूरत हाल में नून लीग मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक नजर आ रही है। इसी मुनासबत से आज का जो हमारा पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए, वो ये है कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से PTI को कितना बड़ा नुकसान होगा बतौर सियासी जमात, और PTI के टूटने के बाद मुल्की सियासत में नई सफ़बंदी से आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि एंटी करप्शन को मतलूब थे PTI के सदर परवेज़ इलाही साहब। पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन कई दिन से ये कोशिश कर रही थी, आज उनकी गिरफ्तारी सामने आई है। ये मौजूदा हालात में आपके ख्याल में PTI बतौर सियासी जमात कितना बड़ा नुकसान है, और जिस तरह से PTI की तोड़ फोड़ देखने में आई, लोगों ने PTI को छोड़ दिया, अब एक नई सफ़बंदी भी आमिर साहब देख रहे हैं। मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने सियासत से ब्रेक का कहा, जिसमें इमरान इस्माइल साहब भी थे, फिर वो एक दफ़ा फिर सामने आए हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब भी आपके सामने हैं। तो आमिर साहब, जो बुनियादी सवाल है, आपको क्या लगता है आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? बड़ी क्लियर बात है, यहाँ पे सियासत तब्दील नहीं होती, वाक़यात बस सालों के बाद दोबारा दोहरा दिए जाते हैं। चूँकि आपने स्टार्ट में चौधरी परवेज़ इलाही से बात की, तो ये एंटी करप्शन केस ये कल ज़मानत परसों हाई कोर्ट से हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। असल इशू ये है कि उनको गिरफ़्तार किया जाना था और पता था सबको कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, और इंतज़ार था, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ने पिछला दफ़ा जो मैसेज दिया था उसके नतीजे में वो उस हद तक नहीं गए पकड़ने के लिए, तो वो वेट कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, ये गिरफ्तारी कोई तहरीक इंसाफ के चक्कर में नहीं हुई है। मुझे बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि चौधरी साहब के ऊपर उनको गुस्सा बड़ा था कि इन्होंने हमें डिच किया, तो ये गुस्सा उस चीज़ का निकला है, ये तहरीक इंसाफ का कोई गुस्सा नहीं है।
ये ख़त्म भी हो सकती थी। लेकिन ये जो डिच करने का लफ्ज़ मैंने आपको कहा है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर वर्ड आपको बता रहा हूँ कि गुस्सा जिनका था उन्होंने इजहार करना था। आगे गुस्से का इजहार कितना चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये गिरफ्तारी बहरल थी। वो जो लोग कह रहे थे ना कि चौधरी परवेज़ इलाही, बड़े लोग ट्वीट भी कर रहे थे, मैं देख रहा था बड़े बड़े लोग लाहौर से कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, उनके करीबी लोगों के भी ट्वीट मौजूद थे। लेकिन मेरे पास ये 4-5 दिन से, बल्कि आप ये समझें कि उस दिन से है जिस दिन इनके घर रात को दोबारा छापा लगा था, पुलिस गई थी, तो उस दिन में ये बात हो गई थी कि जी ये काम तो होना है। अब आगे क्या होना देखें, फवाद चौधरी हों या कराची से महमूद मौलवी आए हों, इमरान इस्माइल हों या आमिर कियानी, ये सारे कुछ थे कि जो हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, कुछ सियासत में बदलना चाहते हैं। तो वो रीफ्रेमिंग हो रही है मुसलसल कि किस तरीके से पीटीआई को कट टू साइज करना है, वहाँ पे मशकूक करना है सब लोगों को, और बहुत सारे लोग हो गए। देखें ना, कल फवाद चौधरी ने 5-6 के नाम लिए और इधर नाम अदा हुए, उधर फटाफट ट्वीट्स आ गए। जितने मफरूर थे, जितने गायब थे, सब ने कहा नहीं हमें कोई राब्ता नहीं है, हमारी कोई बात नहीं। असल मसला है कि इमरान खान के साथ और उनके साथ परेशानियों में डालना है कि वो हर बंदे से मशकूक हो जाए। अभी मेहरबान बानो कुरैशी का मैं देख रहा था, ट्विटर पे आया हुआ है कि जी मैं अपने वालिद से मिली हूँ और वो कह रहे हैं कि मैं डट के खड़ा हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा। वो जहाँ मर्जी डट के खड़े हो जाएं, जो मशकूक करना था वो कल फवाद चौधरी वगैरह उस मुलाकात में उनको कर आए हैं, और वो साए से भी डरेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मेरे साथ बन क्या रही है, हो क्या रही है, और यही कुछ होना है। लेकिन ये हमारी चलन है। इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार जब नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था उसके बाद किया था कि नहीं इसको अंदर करो। अच्छा, जब लोग नहीं मानते थे कि जी वो बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, जी वो तो बिल्कुल ही सच बातें नहीं बता रहे, इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिट की उसके अंदर अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी मदद से उनको नाअहल करवाया और जेल करा दी। अब ये सबूत किसी और ने नहीं दिए, ये सब जिन्होंने किया वो सब बारी बारी बोल रहे हैं, क्योंकि कब तक छुपाएंगे आप। तो आज भी वही बात है कि अगर इनको समझ नहीं आई कि मैंने सियासी कुव्वतों के साथ नहीं बैठना, तो फिर एक दफा तो नाअहली होनी है, फिर वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे। बाद में देखी जाएगी कि कब कैसे क्या हालात होंगे। कोई कहता था नवाज शरीफ 99 के बाद आएगा, कोई कहता था जो 2017 और 18 में हुआ कि नवाज शरीफ आएगा, उसका भाई आ गया। ये वही भाई है जो आप कह रहे हैं ना नून कहाँ गायब है। ये इनके साहबजादे हमजा शहबाज, ये पंजाब में गवर्नमेंट इनके हाथ में थी, आजाद उम्मीदवार सब इनकी तरफ देख रहे थे, ये जहादबाज नहीं चलने थे। अगर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ 2018 में लोगों के सिर्फ फोन कॉल ले लेते, पंजाब असम्बली इन्हीं की थी, वजीर आला यही थे, इन्होंने नहीं लिया क्योंकि ये एक इनकार कर चुके थे कि मैं भाई के अलावा वजारत उज़्मा नहीं लूंगा, पीछे हट चुके थे और खामोश हो चुके थे। और अभी ये जो लोग भाग दौड़ रहे हैं ना, ये आप देखेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना है। नून के पास कैंडिडेट मौजूद है, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट दौड़ाए जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है आप इधर चले जाएं, इधर चले जाएं। अभी नक्शा और फ्रेम बनना है, कहानी बननी है, स्टोरी बननी है, फिल्म देखेंगे। सही है। तो आया साहब, क्या नक्शा क्या कहानी बन सकती है सियासी मंजरनामे की बात की जाए, क्योंकि इस वक्त तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी में ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन भी हैं, फिर शाह महमूद, एक वोट बैंक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब टूटेगा मुख्तलिफ धड़ों में बनती हुई नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप ही बात कर रहे थे गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो लोग छोड़ते हैं जिनको लोटा फिर लोग कहते हैं, ये जब जाते हैं तो इनका वोट बैंक उस तरह से नहीं रहता। तो अब ये जो आइंदा अगर हम सियासी मंजरनामा की ओवरऑल बात करें तो आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो सीधी बात है, वो आमिर ठीक कह रहे थे परवेज साहब के हवाले से कि वो गुस्सा था और वो गिरफ्तार करना था उन्हें, और फिर ज़मानत भी नहीं मिल सकी थी उन्हें दोबारा, क्योंकि वो ज़मानत के लिए गालिबन गए भी इसीलिए नहीं, उन्हें ये शुबा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आजकल ये हो भी रहा है, इसलिए कोई गलत भी उनकी अप्रोच नहीं थी। सियासी मंजरनामे के हवाले से कोशिश तो वही हो रही है जो हमारे यहाँ हमेशा होती रही है, स्प्लिट मैंडेट, हंग पार्लियामेंट, को थोड़े थोड़े कोई इधर कोई उधर कोई इधर। लेकिन वो जो आपने जिक्र किया जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी का, देखिए पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है। पीपल्स पार्टी को एक एडवांटेज है वहाँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर मतलब लोग वो जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनको वोट देते हैं। लेकिन हमने कुछ मनाजर ऐसे भी देखे हैं अभी माजी करीब में कि इलेक्टेबल्स को भी वोट नहीं मिले, ये भी हुआ, हमारे सामने है। स्टिल मुझे लगता है कि इस सारी गेम में जो सबसे ज़्यादा कोई मुझे फ़ायदे में नज़र आ रहा है तो वो पीपल्स पार्टी है, वो जरदारी साहब हैं। और फिर एक पूरी कैंपेन उनकी आप देख लें कि उन्होंने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बनवाया, पूरी दुनिया के दौरे करवाए, और वो एक ज़ाहिर है
वो बना रहे हैं उनको कि ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं। आई डोंट नो कल को वो बन सकते हैं, नहीं बन सकते, इसका इजहार भी वो कर चुके हैं। बिल्कुल कोई और आ जाए, क्योंकि यहाँ मंजरनामे चेंज होते भी देर नहीं लगती। अभी का आज की चूंकि हम बात कर रहे हैं और मुस्तकबिल करीब की कर रहे हैं, और जो अभी तक की जो इस सारे मंजरनामे में जो पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि वो मुझे इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं। मतलब इलेक्शंस डिले होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उस हवाले से भी बड़े शकूको शुबहात पाए जा रहे थे। लेकिन स्टिल ये आज की बात है। जी जी, कल क्या मंजरनामा बनता है वो फिर कल हम देखेंगे। आज तक तो इलेक्शन नजर आ रहे हैं और सारी चीजें उसी तरफ जाती नजर आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब हों, महमूद मौलवी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, जिस तरह से इन्होंने दुखी दिल के साथ ऐलान किया था पीटीआई छोड़ रहे हैं, सियासत छोड़ रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, तो इनकी तो ब्रेकें फेल ही होनी है, मुझे शुबह है। और इनके हिस्से में मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। उसकी वजह ये कि आप इतनी जल्दी जब अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं तो ये जहन में रखना चाहिए ये 70s 80s और 90s नहीं है, ये 2023 में हम बैठे हुए हैं। अब ज़रा मुश्किल है कि लोग मान जाएं कि जी कल ये बंदा जो कह रहा था वो ठीक था या जो आज कह रहा है वो ठीक था। आप बेशक मशकूक कर रहे हो अपने चेयरमैन को और कोशिश में अब कामयाब भी हो जाएं, लेकिन आप पे भी लोग एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, मेरा ये ख्याल है। आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि इस मुल्क में तो कुछ भी किसी वक्त भी पॉसिबल है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसे ही लग रहा है जो मैंने अर्ज कर दिया। ठीक, बाकी तुसी जानो, ताड़ा काम जानो। सही है जी। हाफिज ताहिर साहब, आपके सख्त जान के पास क्या खबरें हैं? ये जो नई धड़ाबंदी हम देख रहे हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। खासतौर पर अब लोगों ने कहा जी हम ब्रेक ले रहे हैं, जिसमें मैं फवाद चौधरी का नाम लूंगी। वो कह रहे हैं जी अंत में सियासत में भी नहीं अभी कुछ टाइम नजर आऊंगा, और फिर कुछ ही दिन गुजरे और उसके बाद वो सामने आ गया। अब खबरें तो ये हैं कि ये मुख्तलिफ जो पीटीआई टूट रही है, ये मुख्तलिफ पार्टी बनेगी। जहांगीर तरीन साहब भी आपके सामने एक्टिव हैं, अब जरदारी साहब भी पंजाब में अपना वोट बैंक देखना चाहते हैं। राना सना ने कह दिया कि अगर जरदारी साहब यहाँ आ सकते हैं तो हम भी सिंध में मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब नवाज शरीफ साहब के वापस आने की भी बातें हो रही हैं, तो आपके सख्त जान के पास क्या खबरें हैं? जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं ये जो हलचल सियासी तौर पर हम देख रहे हैं, तो क्या वाकई ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं आप हाफिज ताहिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें जो अभी अयाज खान साहब ने कहा वो बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा है कि सबसे ज्यादा फायदे में तो पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, और दो ग्रुप हो जाएंगे, एक जहांगीर तरीन साहब का हो जाएगा, एक शाह महमूद कुरैशी साहब का हो जाएगा। कुरैशी साहब वाले ग्रुप को इमरान खान साहब की ताईद और हिमायत होगी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो तो अब दीवार पे लिखी हुई है। बहुत से केस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब नाअहल नहीं होंगे, वो तो नाअहल कर दी हो जाएंगे। उसके बाद उनके ग्रुप के उन्होंने ऐलान कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो एक ग्रुप वो हो जाएगा, एक तरीन साहब का हो जाएगा, कुछ हिस्सा ले जाएंगे जरदारी साहब। नून लीग का बहरहाल मुझे लगता है कि नुकसान हो जाएगा इस सारी गेम में, और मखलूत सा निजाम होगा, और फिर जो मखलूत हुकूमत भी आएगी। हाफिज साहब, वो तो कहते हैं अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। देखिए, कहने में तो हर पार्टी को उम्मीद रखनी चाहिए। पीटीआई भी कहती है अगला वजीर आजम इमरान खान है, पीपल्स पार्टी कहती है अगला वजीर आजम बिलावल है। ये तो हर कोई, और उसे कहना भी चाहिए। जमीयत उलमा अगर कहे कि अगला वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान है, उनको भी हक है कहने का। और हम अगर कहें कि याज खान साहब अगले वजीर आजम होंगे तो हमें कहने का भी हक है। कहने का तो हर किसी को हक हासिल है, लेकिन मसला ये है कि हकायक क्या है। हकायक यही है कि वो जो 2/3 और ताकतवर खत्म हो गया, अब मखलूत निजाम होगा, और अच्छा है कि जो फड्डा डालने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह करे कि मुल्क इस तरह तरक्की कर जाए। सख्त जान का तो यही ख्याल है, बाकी अल्लाह को पता है कि होना क्या है। भाई अब इलेक्शन भी हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद एक ऐसी हुकूमत बन जाएगी कि जो पुरसुकून रहने की आदी होगी, जो तंग करने की जो आदी खबर है कि ख्याल है मौलाना। जी हाफिज साहब, खबर है ख्याल है, आमिर साहब पूछ रहे हैं।
आप बड़े तेज हैं, आप चाहते हैं कि सख्त जान की खबर अभी कह दी जाए ताकि फिर वो फंस जाए बेचारा। क्यों आप फंसवाना चाहते हैं उसे? तो हालात यही है बाहर। चाहिए उसे। जहाँ तक हमारे भाई फवाद चौधरी साहब की बात है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ये जरूर सोचते होंगे, और कुछ और, खाली फवाद नहीं, फवाद कभी अच्छी बात, अक्सर अच्छे मशवरे देता था, लेकिन जितने लोग खान साहब को धक्का देने वाले थे वो सारे ही भाग गए हैं। मुसीबत ये है, जो इमरान खान साहब को ये कहते थे ना कि आप अर्दगान हैं, आप जनाब वक्त के इस वक्त इमाम इनकलाब है, सब ने छोड़ दिया उन्होंने, और ये अजीब बात है। तो चल बस अल्लाह ही रहम फरमाए। सही है फैसल साहब, मुल्क के हालात तो ऐसे ही हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिकली। अब आगे चलकर हम वैसे बात करेंगे, ये जो गैर मुतवक्के रिलीफ दिया जा रहा है, पता नहीं कब मिलेगा, कब तक आवाम ख्वाब देखेगी। फैसल साहब, सियासी मंजरनामा क्या बनेगा आपके ख्याल में? अब पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है लाहौर में है, पंजाब को बड़ा फोकस किया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब भी हैं, दीगर अब जो टूट रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटी है तो दीगर कई उसमें से जमातें बन सकती हैं, तो क्या देख रहे हैं आप फैसल साहब? देखिए, वो मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं ताहिर महमूद अशरफी साहब से एक दरख्वास्त करूंगा कि ये बोल लेना कि इसका हक है, ये वज़ीर-ए-आज़म बोले उसका, ये वज़ीर-ए-आज़म बनाने का जिसका हक है उन्हीं के पास रहने दें। ये किसी का हक छीनना जो है ना, ये मुनासिब बात नहीं है। ये बिलाजे में किसी की जो है वो हक तलफी हो जाती है, तो ये थोड़ा मुनासिब नहीं रहेगा। अच्छा, बाकी जो आपका सवाल है ना, अब तो नाम लेना भी नहीं मुश्किल है, बानी है तहरीक इंसाफ हो गए, खबर पे, नशर करने पे, तस्वीर पे, तकरीर पे सब पाबंदी लग गई। वो कराची में भी लगी थी एमकेएम के बानी पर, उनको भी बानी है एमकेएम कहा जाता था, अब ये दूसरे बानी है तहरीक इंसाफ है। तो जब सिस्टम पे ज़ाहिर इस तरह बात है कि तो फैसल साहब फिर सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है ना। जी जी, सिर्फ बात करें तो ऐसी एक बात कह रहे हैं ना, जी जी, मुकाफाते अमल चल रहा है, बात ना करें, बात करें असल। अभी देखें कौन कौन मुस्तकबिल में कौन कौन मजीद बानी है, कौन कौन होता है। लेकिन जो हम आपसे कहते हैं ना कि हम वो खा रहे हैं पॉपकॉर्न, तो इसलिए थोड़ी कहते हैं एंजॉयमेंट करें, इतनी टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह इमरान खान ने जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है ना, इन्होंने खुद अपने ऊपर जो है ना वो खुदकश हमला किया है, इनके साथ कोई दूसरा आदमी बुरा नहीं कर रहा। और अभी चलें, अगर अब पीटीआई तो टूट गई ना, नाम निकल रहा है, माफ करिएगा भाई जो भी अगर सुन रहा है तो। जी जी फैसला, सवाल की तरफ मैंने कहा है ना, जब पीटीआई तो टूट गई ना, अब आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? है, इसको सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा समझ, क्या करे बेचारा। चलें आमिर साहब मौका दें। टूटना जो है ना, पीटीआई टूटना जो है ना, ये किसी भी सियासी जमात का जो टूटना है ना, इसकी कोई है ना वाज़े तारीफ नहीं है। किसी ओहदेदारों का चले जाना है क्या पार्टी का टूटना हो जाता है? पार्टी का टूटना होता है उसके वोट बैंक से। अगर हमें बहुत ज्यादा गैर जानिबदाराना तज्जिया करना है तो उसमें हमें ये देखना होगा क्या वाकई पीटीआई का वोट बैंक भी टूट गया? क्या पीटीआई का मुकम्मल इन्हिसार जो है वो इलेक्टेबल पर था? हाँ, अगर हम ट्विटर पे देखते हैं तो पाकिस्तान में तो इस्लामी निज़ाम आया नहीं आया, और ट्विटर पे तो बहरहाल इस्लामी निज़ाम आ गया। अब ना कोई किसी को गाली दे रहा है, ना किसी के बारे में कोई बदतमीजी करता है, सब जो है बड़े हंसी मजाक से, बड़े खुश इखलाकी से गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल। 15 दिन से ये तो बहरहाल ट्विटर पे तो बहरहाल इस्लाम आ गया। लेकिन हमारे देखिए सियासत जो है ना, अगर किसी जमात की मजबूती को नापने का जो पैमाना है ना, वो वोट बैंक है। ठीक है, और वोट बैंक को नापने का जो पैमाना है वो इलेक्शन है। तो आपको लग रहा है इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? के लिए इलेक्शन से कबल देखिए एक बात है ना कि अगर इलेक्शन होते हैं, इस वक्त तो पीटीआई को मुकम्मल पैक कर दिया गया ना, अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में भी वही सूरत हाल होती है जो कराची के इंतखाबात में होती है कि अगर लाहौर में या पंजाब में, या जो पंजाब के बड़े शहर हैं वहां अगर 8% और 10% वोट पड़ रहा है और उसके बाद कोई मुंतखब होकर हुकूमत आ रही है, तो उसको क्या आप एक नुमाइंदा हुकूमत का दर्जा देंगे? ये पैमाना हमें इलेक्शन के दिन ही मालूम चलेगा कि कौन टूटा और कौन नहीं टूटा। ठीक है जी, हमें और आपको जो है ना, अवाम को है ना बददिल नहीं करना चाहिए इस सारे सिस्टम से। अवाम को जो है ना वो बददिल नहीं कर, हो सकता है ये बात किसी के लिए आइडियल हो, किसी के लिए अच्छी हो, किसी के लिए बुरी हो। सियासी जमातों को भी जो है ना एक सियासी अमल से जो है ना अलग करना चाहिए। वही सियासी जमातें हमेशा के लिए आप उनको खत्म कर सकते हैं जो सियासी अमल से इनको अलग किया जाए। आप सियासत में रह के देखें,
अगर आप गैर सियासी फैसले करने की कोशिश करेंगे तो उसके कभी सियासी नताइज नहीं आ सकते। ये सबक है हमें और आपको, इससे जो है ना वो सीख लेना चाहिए। अगर पीटीआई टूट गई है तो करा दें पंजाब असेंबली के इलेक्शन, कौन सा मसला है, पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या 48 घंटे में 72 घंटे में अंदाजा हो जाएगा। ये एक ट्रायल केस भी हो जाएगा जनरल इलेक्शन के लिए, उसके बाद जो है इसी बुनियाद पे जनरल इलेक्शन आगे बढ़ा दीजिएगा। आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन टाइम पर, आइन में ये भी लिखा हुआ है कि गैर जानिबदार हो। ये बड़ा अच्छा जवाब है, इस बुनियाद पर इलेक्शन आगे बढ़ा दीजिएगा। लेकिन इलेक्शन से पहले ना ये तयन करना ना कि कौन टूट गया कौन नहीं टूटा, ये कबल अज़ वक्त होगा। चले इलियास साहब, सियासी मंजरनामा क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखें जी, इसमें जो सबसे ज़्यादा पंजाब में वोट बैंक जो नुकसान हो रहा है वो देखें दो बड़ी सियासी जमातों को होगा, पीटीआई और नून लीग को। बाकी पीपल्स पार्टी इसमें गेन करते हुए दिखाई दे रही है, और जो दूसरी जो जंगीर तरीन ग्रुप है वो ज़ाहिर है पीटीआई के वोट टूटेंगे, बैंक टूटेगा और नून लीग का टूटेगा। और दूसरी सियासी जमातों को जो इनके बड़े साइज़ थे, एक आपने देखा होगा इनकी सीटें इतनी थी कि नेक टू नेक थे, आपस में एक दूसरे को बहुत टफ टाइम दे रही थी, और इस वजह से ही तमाम मसले पैदा हो रहे थे। तो लिहाजा जो अगला जो सूरत हाल दिखाई दे रही है इसमें ऐसे ही होगा कि किसी की अक्सरियत नहीं होगी, और तमाम मिलकर इत्तेहाद जो करेंगी सियासी जमातें, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करेगी तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। अगर नून लीग भी उनके साथ इत्तेहाद करती है, तो अगर ये पीडीएम की जमातें अपने साथ इत्तेहाद रखती हैं या इनको भी साथ में जंगीर तरीन ग्रुप को भी मिलाती हैं, तो फिर एक सियासी जमात इनको नज़र आती है और पीटीआई को अपोजिशन में रखते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, जिस तरह का मंजरनामा देखने में आ रहा है कि इसमें पीपल्स पार्टी पंजाब को बड़ी अहमियत दे रही हैं तमाम सियासी जमातें, क्योंकि पंजाब में ही वो अगर वो कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हासिल करते हैं तो उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट बनेगी मरकज़ में और सूबे में। और पंजाब को काफ़ी ज़्यादा यानी अहमियत दी जा रही है इस वक्त। देख लें पीपल्स पार्टी भी, जरदारी साहब भी इधर आके लाहौर में बैठ गए, और वो सिर्फ ना सिर्फ पंजाब में जनूबी पंजाब को भी अहमियत दे रहे हैं ताकि उधर से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शमूलियत करवा सकें। और जंगीर तरीन साहब भी इस वक्त लगे हुए हैं ताकि जो पार्टी जितना होमवर्क कर लेगी उतना उसको इलेक्शन में फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। कि अब ये तो तय हो गया कि इलेक्शन एक ही दिन होंगे कौमी और सूबाई असम्बली की, तो जाहिर है उसमें ये जो सियासी जमात जितना होमवर्क कर लेगी, पीटीआई तो जितनी डैमेज होनी थी हो गई। अब देखेंगे कि तो ये परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया, इलियास साहब ज़ाहिर आपने इसको कवर भी किया। आप डैमेज की बात करें तो ये कितना बड़ा डैमेज है, और ये काफ़ी दिनों से कोशिश हो रही थी और अब गिरफ्तार किया गया है। तो किस केस में किया गया, थोड़ा क्विकली बता दीजिएगा हमारे देखने वालों को। और सवाल ये भी है कि मुखबरी कहाँ से हुई? तो ये है कि जो उनको बेसिकली मुखबरी कोई अंदर से जियो फेंसिंग होगी, ऐसी जियो फेंसिंग, बल्कि लोकेटर से देख रहे थे, 7 दिन से लगे हुए थे, 7-8 दिन से लगे हुए थे। लोकेटर से बता रहे थे कि उनकी लोकेशन अंदर ही आ रही है, क्योंकि उस दिन जिस दिन इन्होंने देखा था 24 तारीख को कि चौधरी परवेज इलाही साहब अंदर ही गए थे, तो उसके बाद उनको पता था कि अंदर से जिस दिन पेशी से आए थे इनकी ज़मानतें मनसूख हुई थी और घर में दाखिल हो गए। उसके बाद उन्होंने देखना शुरू कर दिया। इतना था कि ये चारों तरफ मकान के आसपास से गवर्नमेंट की जानिब से ये भी किया जा रहा था कि पुलिस ने सेफ सिटी के कैमरों से चेक कर रहे थे कि वो किधर आ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। जैसे आज जैसे उनके घर को फिर कॉर्डन ऑफ किया हुआ था कि वो अंदर से ना निकल सके। वैसे बड़ी नालायक पुलिस है इलियास साहब आपकी, और पूरे घर की तलाशी लेके भी वो पूरी घर की। और इस वक्त देखिए 2 दफ़ा पुलिस अंदर से जाके तलाशी लेके आई है और जाके सारा देखिए। तो आज जो इनको किया है, जिस तरह इन्होंने ऑपरेशन किया एंटी करप्शन, और इनकी टीमें 24 घंटे यानी कि अपना बाहर देखे पहरा दे रहे थे। जैसे आज जब बाहर निकले हैं वो गाड़ी में, तो घर से गाड़ियां निकलती रहती हैं, तो आज जो गाड़ी निकली तो जाहिर है मुखबरी हुई है अंदर, किस तरह पता चला। ये मज़ामत हुई कोई शीशे बिल्कुल जी, गाड़ी को उसको रोका और गाड़ी को रोक के इन्होंने देखा चौधरी परवेज इलाही अंदर है। जब उनको 100% इंश्योर था कि अंदर गाड़ी में चौधरी परवेज इलाही हैं, तो उनको रोक के गाड़ी को उन्होंने रोकने की रोक लिया, और उसका मतलब नंबर भी बताया गया था, नंबर भी अंदर से जाहिर बताया गया था सारी सूरत हाल। तो जब उनको कहा कि बाहर निकलें, तो जब वो उन्होंने गाड़ी अंदर से लॉक कर ली तो फिर गाड़ी को उन्होंने शीशे तोड़ लिए, और गाड़ी शीशे तोड़ने के बाद उनको अभी जो अपनी हिरासत में ले लिया एंटी करप्शन ने। पहले तो पुलिस ने अपने पास रखा, उनको नामालूम जगह ले गया, अब एंटी करप्शन के दफ्तर में ले गए तफ्तीश के लिए, जहां से उनका मेडिकल वगैरह होगा। और ये जो तो था सारा केस ये था गुजरात में CNW का था, अरबों रुपए के जो ठेके थे सड़कों के, उस केस में। ये 9 मई के वाकयात का ताल्लुक नहीं जी
9 नहीं, मई उनसे के तो वाकये इनका के बाद बिल्कुल कोई नहीं, ताल्लुक जब ही इनके नहीं घर में पहली अटेम्प्ट की थी इनको गिरफ्तार करने के लिए, उस केस में भी इनकी जमानत खारिज हुई थी, उसमें कि जी वो भी दहशतगर्दी का इन पर एक मुकदमा कायम हुआ थाना गालिब मार्केट ठीक है में, जी, उसमें ठीक है लिहाज साहब, हम अपने देखने वालों को इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो उसको उससे आगाह रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जो ब्रेक से वापस आएंगे हमारा दूसरा सवाल, IMF का डू मोर का मुतालबा, हुकूमत ने नो मोर का पैगाम दे दिया। इलेक्शन से पहले हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम को गैर मुतवक्के तौर पर रिलीफ देना शुरू किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिलीफ कब तक चलेगा, और यही सवाल हम एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद। पेट्रोल की कीमत आज मजीद उसमें 8 रुपए की कमी करके 262 रुपए फी लीटर की जा रही, जो 258 रुपए फी लीटर डीजल है। हाई स्पीड डीजल वो आज रात 12 बजे के बाद 253 रुपए फी लीटर होगा। कि आज से 1.25 साल पहले तकरीबन ये पेट्रोल की प्राइस 150 रुपए थी, और फिर ये 30-40 रुपए बढ़ा के और 270 कर दी। अब इन्होंने 2 हफ्तों में ये कहते हैं जी कि हमने 20 रुपए कमी किया है। ये कोई एहसान नहीं किया इन्होंने अवाम पे। 8 रुपये कम करने का क्या मकसद है? बढ़ाना तो 30 रुपये 50 रुपये इकट्ठे ही और नाज़रीन, इलेक्शन का साल शुरू हो गया है। हुकूमत की मुद्दत अगस्त में मुकम्मल होने जा रही है और उम्मीद है कि अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन हो सकेंगे, मगर इससे पहले हुकूमत शदीद मौशी दबाव का शिकार है। IMF मुआहदा नवंबर से तातुल का शिकार है। आज गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म कर दिया जाएगा और बजट के फ़ौरन बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात किए जाएंगे। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि हुकूमत बजट में मालियाती इदारे की सख्त शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इलेक्शन के साल में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेगी, और यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है। LPG की फ़ी किलो कीमत में भी तारीखी 37 रुपये की कमी आई, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑयल और घी भी तकरीबन 70 से 80 रुपये सस्ता होने का कहा जा रहा है। अब हुकूमती ऐलान पर आवाम कहीं खुशी कहीं गम है, क्योंकि अभी आपने सुना लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा एहसान नहीं किया, ये कम किया, क्योंकि 1.25 साल पहले की बात करें, आपने सुना वो कह रहे थे कि 150 से ज़्यादा पेट्रोल था, 150 तकरीबन उसकी कीमत थी। लेकिन जाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में भी कमी का मुतालबा हो रहा है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा, हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि एक तो ये भी बड़ी हैरत की बात है कि IMF का जो कर्ज प्रोग्राम है वो नामुकम्मल ख़त्म कर दिया गया, गवर्नमेंट ने कर दिया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है हाफिज़ ताहिर साहब? और ये जो अवाम को गैर मुतवक्के रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, ये कब तक रहेगा? ये फिर तो अवाम हर दफ़ा यही कहें कि हर साल इलेक्शन का साल होना चाहिए ताकि चलो कुछ तो रिलीफ मिलता है। चलें जी, हाफिज़ साहब की लाइन तो डिस्कनेक्ट हो गई है। आमिर साहब, यही सवाल आपसे, कब तक ऐसा चलेगा? अवाम कब तक खुश रह सकती है रिलीफ मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है? ये जो आपने 3 दफ़ा दोहराया ना गैर मुतवक्को तौर पे, उस पर हाफिज़ साहब की लाइन ड्रॉप होगी। मतलब ज़ाहिर है कि इतनी मेहरबानियाँ करेंगे तो ज़ाहिर है सारे परेशान होंगे कि ये हुआ क्या है। और वो डार साहब का कल रात जोर इस बात पे था कि आप ये देखें कि हमने 15 दिन में 20 रुपए कम किया है। जी बिल्कुल किया है, लेकिन बढ़ाया भी तो आपने ही था, हमने तो नहीं बढ़ाया था। पेट्रोल के साथ छितरोल तो सिर्फ हमारी हो रही है ना हुजूर, आपके तो पैसे डॉलर और यूरो और दिरहम में होंगे ना, हमारे तो नहीं है। तो इसलिए लोगों का गुस्सा भी बजाया है और तवक्को भी होनी चाहिए कि जितना रिलीफ हो सकता है दें। मुआहदे इमरान खान साहब तोड़ के गए थे, आप हुकूमत ना करते, आप इलेक्शन में चले जाते तो आपसे सवाल ना होता। अब जाहिर है कि आपने हुकूमत रखी है तो सवाल भी आपसे होगा और जवाब आपको देना है, और आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। चाहे आप बुढ़ापे का शिकार हों तो आपको फिर ये काम नहीं करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए, दोनों में से एक काम करना चाहिए कि आप इत्तेदाल में रहें। हर सूरत में क्वेश्चन आपसे होगा और इससे आगे और सख्त होगा और होना चाहिए। जर्नलिस्टों का काम भी यही है कि जहां जाएं आपका पीछा करें कि जनाब आप कह रहे थे मैं उतरा नहीं और डॉलर की कीमत देखें गिरने लग गई, तो हुजूर जवाब आपने देना, मैंने नहीं देना। अगली बात यह है कि कोशिश होनी चाहिए, तवक्को होनी चाहिए कि हुकूमत इस तरह के इकदाम करती रहे, और फिर जो डीजल में ख़ास तौर पे कमी हुई है उसके लिए सूबाई हुकूमतों को किराए नामों पे जाना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ मुसाफिर गाड़ियों पे बल्कि जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिससे असल में अशिया के सस्ते होने का कोई चांस बनता है। तो अब चूँकि ये 1 महीना बन जाएगा, 15 दिन पहले हो गए और 15 दिन अब आ गए कमी का, तो सुबह ये हुकूमतों को चाहिए कि बाकी कामों के अलावा इस तरफ तवज्जो करें और कोई मरबूत हिकमत अमली इसकी तरफ भी होनी चाहिए, रिलीफ आना चाहिए। अब IMF ने तो जाहिर है कि नई हुकूमत के बाद ही मुआहदा करना है, क्योंकि आपने कोशिशें कर ली हैं, तो जो 50 रुपए लेवी की है और अगर आप उससे ड्रॉप करके लोगों को फायदा दे सकते हैं तो दे दें, एकदम दे दें 50 रुपए का रिलीफ, आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी और हम सब की जेब पे बोझ खत्म हो जाएगा। सही है।
जी हाफिज ताहिर साहब, ये बल्ले बल्ले सिर्फ फिर इलेक्शन एयर में होती है और फिर तो आवाम यही दुआ करे कि हर साल इंतखाबात होने चाहिए। चले जो अब हालात हैं थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा। तो हाफिज साहब, क्या सख्त जान के पास खबरें हैं? आपके पास तो सख्त जान है, हमें अंदर की खबर दे सकता है। ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? फिर एकदम से हमें पता चलेगा नहीं जी अब ये भी महंगा हो गया, ये भी महंगा हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तो कौम को समझ नहीं आ रही वो खुश हो के रोए, क्योंकि जब भी तेल सस्ता होता है तो फिर जब महंगा होता है तो वो कई गुना ज्यादा महंगा होता है। तो 4 रुपए होता है और महंगा 30 रुपए होता है। लेकिन मुमकिन है, इलेक्शन साल है, इलेक्शन की कुछ तैयारी भी है, खान साहब को भी कुछ इस वक्त उनके हवाले से मुमकिन है कोई सोच ये हो कि अब वो काबू में आ जाएंगे, तो इसलिए कुछ अवाम को रिलीफ दे। लेकिन जैसे अभी आमिर इलियास राणा साहब कह रहे थे, ये अवाम को रिलीफ तभी मिलेगा जब सूबाई हुकूमतें और निचली सतह पर चीजें भी सस्ती हों, जो पेट्रोल के साथ ही महंगी हो जाती हैं। किसी आप रेडी वाले से भी बात करें, वो कहता पेट्रोल महंगा हुआ है इसलिए मैंने फ्रूट महंगा बेच रहा हूँ, सब्जी महंगी बेच रहा हूँ। तो निचली सतह पे जो आम आदमी है उसको भी रिलीफ मिले। जो ऊपर वाले हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉलर बढ़ता है उनके पैसे बढ़ जाते हैं, पाउंड बढ़ता है उनके पैसे बढ़ जाते हैं, पर तो गरीब आदमी रहा है। तो ये मैंने कल भी कहा था, खुद वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब को इस चीज के ऊपर ख्याल करना होगा और सूबाई हुकूमतों को कहना होगा कि वो जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे सुन रहे हैं तेल सस्ता हो गया है, बाकी चीजें, तो वो लोगों तक उसका फायदा भी पहुंचे। वो भी जो है जखीरा अंदोज और मिलानर और बड़े बड़े जो मुनाफाखोर हैं वो उससे इस्तेफादा ना करें, आम आदमी को फायदा हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए, वरना इन रेट्स कम होने का कोई फायदा नहीं है। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स पर होते हैं, ऐसे भी जो कभी आप अक्सर ही फिल्मों की डायलॉग और उसकी एग्जाम्पल देते हैं, आज मैं भी दे रही हूँ, कभी खुशी कभी गम भरी जो कैफियत है ये कब तक रहेगी? देखिए, एक तो तारीफ करनी चाहिए गवर्नमेंट की, चाहे जिस वजह से भी कर रहे हैं, वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, चलें मान लिया, और अगर इलेक्शन के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा और रिलीफ की तवक्को रखनी चाहिए इनसे। पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, उसके बाद एलपीजी सस्ती होगी, डॉलर ये भी तो लोग यूज़ कर ही रहे होते हैं ना। डॉलर पे बाद में आऊँगा मैं, पहले मुझे इनकी खुशी तो मना लेने दें। आप चाह रही हैं वो फौरन गमगीन हो जाऊँ। अच्छा, ये तो हो गया, वेरी गुड। अब जो डॉलर का मामला है, अब देखें क्या होता रहा है यहाँ कि बैंकों ने कितना लंबी चौड़ी दिहाड़ियां लगा ली। वो कर ये रहे थे कि क्रेडिट कार्ड पे जो लोग डॉलर्स में, कुछ लोग तो जाहिर है बाहर जाके करते हैं, कुछ यहाँ भी कुछ चीजें पेमेंट कर रहे होते हैं कुछ चीजों की, तो वो इन्होंने ओपन मार्केट का रेट रखा हुआ था कि जो ओपन मार्केट में होगा वो हम लगा लेंगे, और बल्कि उससे भी ज्यादा लगा रहे होते थे बैंक। अब समझ आई, और इतने तजुर्बाकार फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जब समझाया गया कि हुजूर ये तो इंटरबैंक रेट पे लेना, तो ये मतलब एक ही दिन में वो जो 27 रुपए की बात हो रही है ना, वो बुनियादी तौर पे ये है कि चूंकि अब इंटरबैंक रेट पे लेना है उन्होंने, तो वो उनका तो लॉस हो गया, उनका प्रॉफिट में अच्छा खासा लॉस हो गया। अब एक और काम करने की जरूरत है इसहाक डार साहब को। ये जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड पे, ये साल की $30,000 है। $30,000 बहुत ज्यादा लिमिट है। ये 10-15 हजार डॉलर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो $30,000, लेकिन उसका फायदा ही होता है ना कि ये उतनी रकम ले लेते हैं कि जी हमारे इतने कस्टमर्स हैं, हमें ये पैसे चाहिए, हमें तो किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। तो इन चीजों पे काम करके, ये मुझे भी किसी वो माहिर मईशत ने बताया, मैं तो जाहिल आदमी है ना, समझ लेना कि मैं को बड़ा समझदार हो गया। आप इस वक्त माहिर मईशत के तौर पर ही तज्जिया आपने किया है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन जी, और ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल फैसल साहब इलियास साहब का देख लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत का मौजूदा IMF जो कर्ज प्रोग्राम है वो भी नामुकम्मल ख़त्म करने का उन्होंने फैसला किया है, और चंद घंटों में डॉलर की कीमत कम होकर 13 रुपये पर आ गई है। रिलीफ मिलने का जैसे पेट्रोल और डीजल और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर सिलसिला शुरू हो गया। इलियास साहब, ये कब तक रहेगा? ठीक हो, आप देखें पेट्रोल सस्ता लेने लगे तो इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए अब रेगुलेट करें, मॉनिटरिंग करें और चीज़ों की कीमतों में मुसलसल कमी करें। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह ही चलती रहेगी। गवर्नमेंट के पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इनको रेगुलेट करे, किस तरह चीज़ें जब इंपोर्ट करती तो किस तरह चीज़ें बिकती हैं, कितना मार्जिन होना चाहिए प्रॉफिट का,
ये चीज़ें अगर देखी जाएं तो फिर इस तरह चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। हाँ, गवर्नमेंट की रिलीफ दे सकती है, गवर्नमेंट सस्ता पेट्रोल ले रही तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए टैक्सों पर, लेकिन गवर्नमेंट इन टैक्सों से अपना निज़ाम चला रही है इस वक्त, टैक्स से वसूल करके, और पेट्रोल से सबसे बड़े पेट्रोलियम लेवी वगैरह से सबसे ज़्यादा, और ये उसे यानी टैक्स रेवेन्यू अपना इकट्ठा करके अपना गवर्नमेंट की मशीनरी चला रही है। टैक्स नहीं चले तो गवर्नमेंट की इसमें कोई महारत नहीं, ये तो वैसे ही टैक्स वसूल करके आवाम की जेबों से निकाल के सिस्टम चलाया जा रहा है। जी फैसल साहब, बस मैं एयाज साहब की जो बात है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही थी वो रोजाना $2 करोड़ हो रही थी, $2 लाख। अब हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि ये जो स्टेट बैंक ने जो है वो बैंकों पे पाबंदी लगा दी कि आपने ये जो है ना पेमेंट नहीं करनी। अब ये हो रही थी थ्रू जो मनी चेंजर्स हैं, जो ज़रिए मुबादला के अथोराइज्ड डीलर्स हैं, उनके थ्रू हो रही थी। उसकी वजह से जो बैंक थे उनका सरमाया तो कम नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो मनी चेंजर्स हैं ब्लैक में फला से पकड़ के कर रहे थे। अब इन्होंने ये आज पाबंदी लगा दी, अब ये पेमेंट होनी है बैंकों के थ्रू, तो आपका डॉलर जो है मजीद नीचे आएगा। एक बात, दूसरी अहम तरीन बात, डॉलर नीचे गिर गया, मार्केट में डॉलर मौजूद नहीं है। आज भी आप डॉलर लेने जाएं तो आपको 3.5 में भी डॉलर जो है वो नहीं मिल रहा, मार्केट के 350 रुपए में भी डॉलर नहीं मिल रहा। डॉलर की जरूरत क्यों है? ऐसा नहीं है डॉलर बिलाजी में चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना होता है, वो अपनी फीसें नहीं जमा करवा पा रहे डॉलर ना होने की वजह से, उनको बहुत शदीद नौयत के जो है वो मसाइल का सामना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जब डॉलर की जो है वो लाजमी जरूरत है, लेकिन वहां पे लोगों को डॉलर आज भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब यही, जब डॉलर नीचे आया तो डॉलर नीचे आने का मतलब ये नहीं कि आपके पास डॉलर बढ़ना शुरू हो गया, डॉलर की सूरत और खराब हो रही है, आने वाले दिनों में और खराब होगी। ये कोई मसला हल नहीं हुआ। अखबारों की खबरों की हद तक तो ठीक है, और वो बयानात की हद तक भी ठीक है कि भाई बहुत जबरदस्त काम हो गया, आमिर साहब को मौका भी मिल गया एक हुकूमत की तारीफ में कुछ कहने का, इस हद तक तो ठीक है। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।